अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं मोहम्मद शाह गर्शी। आपने पहले एक प्रोग्राम मशरक़ वस्ता, फ़लस्तीन और अरब इसराइल जंग के इस माहौल में या इसके तारीख़ी तनाज़ुर में किया है और मैंने आपसे जैसे कि कहा था कि हम आगे आपको बताएँगे कि इस जंग में कौन हारा, कौन जीता। लेकिन इससे पहले मैंने जब इस पे होमवर्क किया तो मुझे ये महसूस हुआ कि अभी तक ये बात पूरी तरह वाज़ेह नहीं हुई है कि फ़लस्तीन और अरब इसराइल तनाज़ा है क्या? जब ये मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम आपको बताएँगे कि मशरक़ वस्ता में हालिया जो जंग है ईरान इसराइल या ईरान अमेरिका के दरमियान जो जंग है, इसका मंतकी अंजाम क्या होगा और ऊँट किस करवट बैठेगा, यहाँ पे जीतेगा कौन और हारेगा कौन? इससे पहले मैं आपके गोश-गुज़ार करना चाहता हूँ कि आप ये समझें कि अरब-इसराइल असल तनाज़ा है क्या? असल में बात ये है कि जब बरतानिया का राज था, तो 15 मई 1948 को 15 मई 1948 की दरमियानी रात जब बरतानिया का राज खत्म हुआ और उसने फ़ौजी इनख़ला के बाद तमाम वो मक़बूज़ा इलाका जो उसके ज़ेर कंट्रोल था, उसे आज़ाद कर दिया, जिसमें बहुत सारी रियासतें आज़ाद हुईं, उनमें से एक फ़लस्तीन भी था। तो सबसे पहले आप इस नक्शे को देखें, ये जो नक्शा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसमें आपको नज़र आएगा कि फ़लस्तीन और इसराइल का जो मौजूदा नक्शा है, ये उस वक़्त राज बरतानिया के कंट्रोल में जो एरिया था, वो कौन-सा है, ये आपको यहाँ पे इस पे अगर आप गौर करें तो आपको वाज़ेह तौर पर ये नज़र आ रहा है। इसके बाद जब 15 मई 1948 को बरतानिया ने अपनी सल्तनत के खात्मे का ऐलान किया या बरतानवी राज के खात्मे का ऐलान किया, तो ये इलाके अमलन आज़ाद हो गए। मगर इससे 1 रात पहले या 1 दिन पहले 14 मई को 14 मई को डेविड बेन गुरियन जो यहूदी रहनुमा था, उसने इस्राएली रियासत का ऐलान कर दिया। उसने इस्राएली आज़ाद रियासत का ऐलान कर दिया और उस वक़्त जब उन्होंने ये ऐलान किया, तो उनके पास मुख्तलिफ धड़ों की सूरत में मुख्तलिफ मज़ाहमती ग्रुप मौजूद थे, जो मुसल्लह थे, जो मुनज़्ज़म थे, जो तरबियत याफ़्ता थे, जिनकी तादाद जो है 5-6 है। ये तमाम तर मौजूद थे और इनके दरमियान में जैसे कि 1930-40 से अगर हम बरतानिया की हिस्ट्री को देखें तो फ़लस्तीनियों, अरब और इसराइलियों के दरमियान उस वक़्त भी वहाँ पे झड़पें और जंग जारी रही और बिलख़ुसूस अरब या फ़लस्तीनियों ने बरतानिया से बगावत की जो कोशिश की, उसके बाद बरतानिया का जो रुझान था वो यहूद या इसराइल की तरफ हुआ और उन्होंने यहूदियों ने चूँकि उस वक़्त बरतानिया का साथ दिया था, अरब इसराइल मज़ाहमत भी बरतानिया के खिलाफ हुई, तो इसलिए बरतानिया नफ़सियाती तौर पर जो है वो यहूद का हिमायती था और उनके साथ। इससे पहले कि अगर मंज़रनामे को आप देखें तो 29 नवंबर 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा ने एक करारदाद के ज़रिए आज़ाद फ़लस्तीन और इस आज़ाद इसराइली रियासत की बुनियादों या हदूद के तयन किया और उनका ऐलान किया। ये जो दो रियासती हल था जो अक़वाम मुत्तहिदा ने पेश किया, जिसमें से 56% फ़ीसद जो इलाका है वो इसराइल को दिया गया और 43% इलाका जो है वो अरब या फ़लस्तीन को दिया गया, फ़लस्तीन को दिया गया, जो वहाँ पर कदीमी मुक़ीम थे। हालाँकि ये गैर मुनसिफ़ाना तक़सीम थी, लेकिन चूँकि बरतानिया इस मसले को हल नहीं कर पा रहा था, अरब इसराइल जो है आपस में जंग-जदल इनका चलता रहा, तारीख़ में इसकी बहुत बड़ी डिटेल मौजूद है और इसका हल नहीं निकल रहा था और बरतानिया ने इसको अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले कर दिया था कि आप इसे हल करें। तो अक़वाम मुत्तहिदा ने 29 नवंबर 1947 को 2 रियासती हल पेश किया और एक मैप जारी किया। ये जो मैप आपको नज़र आ रहा है, इस मैप के मुताबिक आप देखें, तो यहाँ वो और जो नक्शा है उसमें आपको फ़लस्तीन का एरिया भी नज़र आ रहा है और आपको जो इसराइल का एरिया है वो भी नज़र आ रहा है। अगरचे ये गैर मुनसिफ़ाना था, लेकिन इसमें यहूदियों ने जो बड़ी कमाल हिकमत अमली इख्तियार की, क्योंकि 14 मई को डेविड बिन गुरियन जो था उसने ऐलान किया था आज़ाद इसराइली रियासत का, तो उसने फ़ौरन अक़वाम मुत्तहिदा की इस जो तक़सीम को इसे तस्लीम कर लिया और अपनी रियासत का चूँकि वो ऐलान कर रहे थे, इसलिए उस दिन से ही इसराइली रियासत तस्लीम हो गई। मगर फ़लस्तीनियों ने यहाँ पर एक सियासी गलती की अरबों के साथ मिलके, और क्योंकि फ़लस्तीनी पहले इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे, ना तो उनके पास कोई इस तरह के मुनज़्ज़म तरबियत याफ़्ता फ़ौज थी, ना गिरोह थे, ना दस्ते थे। हाँ, अरब कबाइल की हैसियत से उनके अपने कुछ लश्कर थे जो इसराइली यहूदी और वो आपस में लड़ते रहते थे, या इन्होंने बरतानिया के खिलाफ भी जो है ना मूवमेंट की थी। मगर अमली तौर पर एक कोई मुनज़्ज़म गिरोह मौजूद नहीं था इनके पास, जिस तरह इसराइली या यहूदियों के पास था। जिस वक़्त अक़वाम मुत्तहिदा ने ये तक़सीम की थी, उस वक़्त यहूदी आबादी जो थी वहाँ पे तकरीबन 35-40% थी और अरब आबादी जो थी वो तकरीबन 65% या 60% थी। इसका मकसद ये था कि वाज़ेह अक्सरियत जो थी वो अरबों के पास थी, फ़लस्तीनियों के पास थी। मगर चूँकि अक़वाम मुत्तहिदा ने ये तक़सीम कर दी थी, तो इसराइल या यहूदियों ने जो उनका रहनुमा था डेविड बिन गुरियन, उसने उसे तस्लीम कर लिया और इस तरह इसराइल का जो है ना एक रियासती वजूद तस्लीम हो गया। जबकि फ़लस्तीनियों ने अक़वाम मुत्तहिदा की इस तक़सीम को जो है तस्लीम नहीं किया और अरबों ने भी, यानी कि मिस्र था, इसमें शाम था, या इसमें उर्दन था, या इसमें जो इलाका था लुबनान का, या जो अरब रियासतें थी, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की इस तक़सीम को मुस्तरद कर दिया और उसे तस्लीम नहीं किया, जिसका सियासी तौर पर उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो ये नक्शा जब आपने देखा, इसमें आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने जब तक़सीम किया तो सूरत-ए-हाल क्या थी।
उसके बाद हुआ यूँ कि क्योंकि अरबों ने इस तक़सीम को मुस्तरद कर दिया था और इसराइल बरतानिया का राज जब 15 मई 1948 को ख़त्म हुआ, तो इसराइली रियासत जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तस्लीम की जा चुकी थी, वो कायम थी, उनके पास फ़ौजी धड़े भी थे, मौजूद थे। लेकिन अरबों ने ये सोचा कि ये जो रियासत है, ये गलत है, यहाँ पे यहूदियों को रियासत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की इस करारदाद के मुताबिक जो तक़सीम हुई थी, उसे तस्लीम नहीं किया था। इसलिए मिस्र ने, कतर ने और जो बॉर्डर पे नज़दीक मौजूद अरब थे, उन्होंने हमला कर दिया। और ये हमला जो है, इस हमले की वजह से या इस जंग की वजह से, इस जंग की वजह से जो 15 या 16 मई 16 या 17 मई 1948 को शुरू हुई, और इस हमले के नतीजे में जो इसराइली थे, इसराइलियों को शिकस्त न दी जा सकी और अरबों की जो ये लड़ाई है, ये तकरीबन 1 साल जारी रही। और इस 1 साल के अंदर इसराइल बड़ी मजबूती से लड़ा और उनके पास जो फ़ौज थी, जो मुख्तलिफ धड़े थे, उन्होंने उनको मुनज़्ज़म किया और उन्होंने एक फ़ौजी तरतीब दी और वो अपने मुनज़्ज़म अंदाज़ में वो लड़ते रहे और इसका नतीजा ये निकला कि वो 78% इलाके पर काबिज़ हो गए। पहले उनके पास वेस्ट बैंक का इलाका नहीं था, उसमें काफ़ी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, जो गोलान की जो पहाड़ियाँ थी, वो भी उन्होंने कब्ज़ा कर ली और भी बहुत सारा एरिया जो है, वो उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। तो 78% से ज़्यादा फ़ीसद से ज़्यादा जो इलाका था, वो इसराइल के कब्ज़े में चला गया। इस जंग में फ़लस्तीनियों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अरबों ने जो हमला किया था, उसका फ़लस्तीन की काज़ को बड़ा नुकसान हुआ। एक तो पहले ही फ़लस्तीनी या अरब रियासतों ने गलती की सियासी तौर पर, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की इस तक़सीम को तस्लीम नहीं किया। इसराइल ने अपनी रियासत का ऐलान करके एक रियासत का जो अमूमी वजूद था दुनिया के सामने, वो पेश किया और वो हो गया। जबकि फ़लस्तीनी रियासत का कोई वजूद नहीं था, वो मुख्तलिफ धड़ों में बँटे हुए थे, आपस में वो तक़सीम थे। और फिर अरब इसराइल की जो ये जंग थी, जो 16-17 मई 1948 में शुरू हुई, इस जंग की वजह से फ़लस्तीनी काज़ को जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ और बहुत सारे इलाके जो फ़लस्तीन के हैं, वो इसराइल के कब्ज़े में चले गए। इस जंग के नतीजे में जो इलाका है, गज़ा है, वो उर्दन के पास चला गया। वेस्ट का जो बैंक है, वेस्ट बैंक का जो इलाका है, वो भी उर्दन के पास चला गया और जो कुछ इलाका था गज़ा का, या कुछ इलाका फ़लस्तीन का जो था, वो मिस्र के कब्ज़े में चला गया और कुछ इलाका शाम के कब्ज़े में चला गया। फिर उसके बाद ये अरब इसराइल जंग चलती रही, फिर भी इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा का जो नक्शा था या जो तक़सीम थी, उसे तस्लीम नहीं किया और उसके बाद ये सिलसिला आगे चलता रहा और इसराइल की रियासत पनपती रही। जैसे फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका मुसलसल उसकी हिमायत करते रहे, अक़वाम मुत्तहिदा में भी उसकी हिमायत करते रहे और उसकी माली और असलहा वगैरह भी देते रहे, उसकी मदद करते रहे और वो आगे बढ़ते रहे। फिर 1967 की जंग हुई। 1948 के बाद फिर 1949 में दोबारा जब ये झड़पें, आखिरी दोबारा जो झड़पें शुरू हुई, उसके बाद फिर अक़वाम मुत्तहिदा की सालिसी में 1949 में ये जंग बंदी हो गई। और उसके बाद फिर 1967 में दोबारा अरब इसराइल जंग हुई, 6 दिन की जंग हुई और इस जंग के अंदर इसराइल को कोई नुकसान नहीं हुआ। अरबों ने मज़ीद अपना बहुत सारा इलाका खो दिया, मिस्र ने गोलान की पहाड़ियाँ खो दी और बहुत सारा एरिया जो है उनके हाथ से निकल गया। ये जो मैप अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, इस मैप पे अगर आप गौर करें, इसे आप देखें, तो ये 1967 की जो अरब इसराइल जंग शुरू हुई, उससे पहले की कंडीशन है। आप इसे ज़रा देख लें, ये 1967 की जो अरब इसराइल जंग है, उससे पहले की कंडीशन में इसराइल कहाँ पे था और 1967 की जो जंग है उसके बाद जो है इसराइल कहाँ तक आ गया है। तो यहाँ से आपको ये वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा कि ये सिलसिला कहाँ तक चला। उसके बाद ये गलती जो है अभी तक जो है इसका कोई हल अरब नहीं कर सका। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के कब्ज़े में बहुत सारे इलाके आज भी हैं और अमूमी इंतज़ाम उनके पास है और उस वक़्त भी थे। मगर फ़लस्तीनी रियासत का ऐलान अरब नहीं कर सके और ना ही फ़लस्तीनी रियासत जो अक़वाम मुत्तहिदा की 29 नवंबर 1947 की तक़सीम थी, उसके मुताबिक तस्लीम की गई और ना उसका ऐलान हुआ। बहुत सारे तजिया निगार और बहुत सारे तारीख़-दान या हिस्ट्री के जो तालिब इल्म हैं, वो ये कहते हैं और आज भी अरब का जो मौक़िफ़ है, वो यही है कि 1967 की जो पोज़ीशन है, उस पे इसराइल वापस जाए तो 2 रियासती हल को तस्लीम किया जा सकता है। यानी अरब ने जो गलती की थी, उनका उन्हें एहसास तो है, मगर वो उसकी इस्लाह अभी तक भी नहीं कर सके और उनके आपस के जो मुख्तलिफ असबाब आपने देखे, शाम, लीबिया, मिस्र, इराक, उर्दन, इनकी जो हालत है, उसको अगर आप देखें तो जिस तरह उनके अंदर उनकी हुकूमतें गिरी या वो जंग-ओ-जदल के मैदान बने या उनकी तबाही हुई, उनका पूरा निज़ाम तबाह हुआ, इसके पीछे यकीनन इसराइल का हाथ था और वो उनको तबाह करने के दर पे था और इसमें कोई शक नहीं है कि वो उस पॉलिसी में काफ़ी हद तक कामयाब हुए। एक तो उम्मत मुस्लिमा को शिया सुन्नी तफ़रीक़ के अंदर बहुत वाज़ेह तौर पर तक़सीम किया गया और उसके ये उम्मत मुस्लिमा का बहुत ही कमज़ोर और वीक पॉइंट था और दूसरा उम्मत मुस्लिमा में सुन्नी व ख़वारिज का एक जो कॉन्सेप्ट है, उसको भी बड़ा प्रमोट किया गया और अरब के अंदर अगर आप दाइश को देखें, तो दाइश ख़वारिज की जमात है या ख़वारिज के नज़रियात की जमात है, जिसमें अगर आप बुखारी शरीफ उठा के देख लें, तो वहाँ पे जो ख़वारिज की पूरी डिटेल है, अगर आप वहाँ पर जाकर सर्च करें, तो आपको नज़र आ जाएगी कि ख़वारिज की जो है वो क्या हिस्ट्री है और उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अहकाम दिए हैं। तो इसराइल ने इब्तिदाअन तो शिया को बड़ा प्रमोट किया और उनकी मदद की और सुन्नी के मुकाबले में से लाकर खड़ा किया।
फिर जो ख़वारिज का जो ग्रोह था या उनके जो लोग थे उनको मसल्ला किया और उनको वो सामने ले आए और फिर सियासी और माशी तौर पर जो एक तफ़रीक तक़सीम की गई। वहाँ पे उन मुआशरों के अंदर जिसका शिकार लीबिया हुआ, जिसका शिकार मिस्र हुआ, जिसका शिकार शाम हुआ, जिसका शिकार ईरान-इराक जंग थी, जिसका शिकार फिर बाद में शाम की जो सूरत-ए-हाल थी वो आपके सामने है, जिसमें बशर अल-असद की जो 11 साला दौर है और जो अहले तशी थे और इससे पहले सुन्नी थे और अभी अभी फिर वहाँ पर जो है अहले सुन्नत वल जमात या जिनको कहा जाता है, लेकिन दरअसल वो ख़वारिज का एक ग्रुप है जिनका कब्ज़ा है इस वक़्त शाम के ऊपर, जिनका ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से वो खुद को कहते तो हैं मगर वो है नहीं। तो ये सारा पस-मंज़र था जिससे अब आपको ये सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो गई है कि फ़लस्तीन का जो मामला है वो कैसे ख़राब हुआ और इस मुकदमे को कैसे कहाँ-कहाँ गलतियाँ की गई और कैसे इसको तबाह-बर्बाद किया गया। आज भी अक़वाम मुत्तहिदा की जो दो रियासती हल है या 1900 अरब का ये मुतालबा कि 1967 की सरहदों में की जो हदूद थी, इसराइल उसके ऊपर वापस जाए तो इसका एक हल निकल सकता है और उसकी सूरत ये होगी कि आज इसराइली क़यादत फ़लस्तीनी क़यादत इसी तरह जिस तरह इसराइली रहनुमा डेविड बिन गोरिन ने ऐलान कर दिया था इसराइली रियासत का, ये इसराइल फ़लस्तीनी और अरब ममालिक उठ के इस बात को तस्लीम करें और एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का ऐलान करें जो 1947 की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हो, जो कि बज़ाहिर हालात और वाक़यात में मुमकिन नहीं है। मगर क्योंकि आलमी कवानीन या आलमी अरब ममालिक का जो मुतालबा है या इस वक़्त की जो सूरत-ए-हाल है, वो है 1967 की हदूद जहाँ पे अरब अक्सर कहते हैं कि इसराइल को उसी 1967 की हदूद में वापस जाना चाहिए, जिसमें गोलान की पहाड़ियाँ हैं, वो उसे खाली करनी चाहिए। जो शाम का इलाका है। तो इस तरीके से अगर ये फ़लस्तीनी अथॉरिटी उठ के आज ये ऐलान कर दे कि हम इसराइल फ़लस्तीनी रियासत का ऐलान कर रहे हैं और ये 1967 की जंग, इस अरब-इसराइल जंग से पहले की जो हदूद हैं, उस हदूद में इस फ़लस्तीनी रियासत होगी, तो ये इख़लाक़ी तौर पर बहुत बड़ा जवाज़ होगा और जो गलती पहले की गई है, उसको सुधारने का एक बहुत अच्छा मौका है। क्योंकि जब भी कभी आप किसी इलाके का दावा करते हैं या किसी इलाके पे हुकूमत में या किसी मुल्क का दावा करते हैं, तो उससे पहले उसकी सरहदों का मुतय्यन होना और उसका ऐलान होना ज़रूरी है। आज तक अक़वाम मुत्तहिदा की तक़सीम को इन्होंने तस्लीम नहीं किया और खुद से ये कोई ऐलान कर ना पाए। नतीजा क्या निकला कि इसराइल चूँकि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादों में तक़सीम की गई थी, उसे तस्लीम भी किया, गो कि वो उस पे ठहरे नहीं, गो कि उन्होंने उसकी खिलाफ़ वर्ज़ी की, उस पे ठहरे नहीं, वो आगे बढ़े, उन्होंने अरब का बहुत सारा इलाका कब्ज़ा कर लिया। मगर चूँकि उन्होंने तस्लीम कर लिया, इसलिए यूनाइटेड नेशन और अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल का एक वजूद सामने आया और फिर उन्होंने इसको ऐलान करके दुनिया के सामने रखा और ये काम फ़लस्तीनी ना कर सके। आज तक इसी वजह से फ़लस्तीन का जो इलाका है वो एक मक़बूज़ा कस इलाका है, उसे चारों तरफ से इसराइल ने घेर रखा है और जहाँ इसको जॉर्डन की, उर्दन की, इसराइल की और शाम मिस्र की और शाम की सरहदें लगती हैं, वहाँ पे वो इनकी मदद नहीं कर रहे और उन्होंने अपनी सरहदें बंद कर दी हैं। पहले उन्होंने मुदाख़लत करके इस मामले को बिगाड़ा, ख़राब किया, फिर अरब-इसराइल जंग के अंदर इसराइल से मार खाई, उसके बाद बेग़ैरती का शरबत पी के अब ये बैठ गए हैं और खाली बातें कर रहे हैं। ये ऐसा ही है जैसे कि आज अगर आप इसको हमारे पाकिस्तान की नुक्ते नज़र से देखें, तो जिस तरह पाकिस्तान कहता है हम फ़लस्तीनियों की अख़लाक़ी और सियासी हिमायत जारी रखेंगे, मगर अमलन कुछ नहीं होगा। कश्मीरियों की जो नस्ल-कुशी है वो इंडिया कर रहा है, मार रहा है, वहाँ पे उन्होंने तबाह कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की सियासी और सफ़ारती जो हिमायत है वो आज तक जारी है, जिसके नतीजे में कश्मीरी जो है तबाह-बर्बाद हो गए, इंडिया का कब्ज़ा उसी तरह कायम है। तो अरब भी सेम वही काम कर रहा है और अब अरब ना तो उनको आज़ाद करा सकता है, ना वो इसराइल के साथ लड़ सकता है, ना वो इसराइल से जीत सकता है। उसकी जो हालत है, उनके अंदरूनी जो हालात हैं, वो आपस में लड़ के तबाह-बर्बाद हुए पड़े हैं। तो उनके अंदर ये पोज़ीशन ही नहीं है। ऊपर से जो ग्रेटर इसराइल का मैंने आपसे ज़िक्र किया था, इसराइल का जो मंसूबा है, उनकी मज़हबी रिवायात के मुताबिक जो सिलसिला है, वो ये चाहते हैं कि जिसमें पूरा उर्दन का पूरा इलाका है, शाम का इलाका है आधे से ज़्यादा, मिस्र का बहुत आधे से ज़्यादा इलाका है, लिबनान लुबनान जो है पूरा इसमें शामिल है और आपका जो सऊदी अरब का जो शुमाली इलाका है, वो बहुत सारा इसमें शामिल है। वो ये चाहते हैं कि हम इस पे कब्ज़ा करके इसराइली रियासत कायम करेंगे। यानी अक़वाम मुत्तहिदा की जो तक़सीम थी, उसे अरबों ने तस्लीम ना करके, फ़लस्तीनियों ने तस्लीम ना करके और अपनी रियासत का ऐलान ना करके इसराइल के लिए एक खुला मैदान छोड़ा हुआ है, ताकि वो ग्रेटर इसराइल की जो रियासत है, उसे कायम करे, वो आगे बढ़ता जाए। तो मेरे ख़्याल में आज हमने बहुत सरासर बहस इस पे की है और आपको काफ़ी बातें इसमें समझ आ गई हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक हम इस सिलसिले को आगे लेके चलेंगे और मशरिक़ वस्ता और ईरान-अमेरिका जंग पे हम फिर बात करेंगे, ईरान-इसराइल जंग पे हम फिर बात करेंगे और आपको बताएँगे कि अमेरिका इस जंग में क्यों कूदा, जबकि अमेरिका को ईरान से बराह रास्त कोई खतरा नहीं था और इसराइल और ईरान की जंग अभी दोबारा जो एक मुतवक्को अमन मुआहिदा था अमेरिका और ईरान के दरमियान, वो फिर खतरे में पड़ गया है। इसराइल ने दोबारा ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं और ईरान ने इसराइल पे हमले शुरू कर दिए हैं और इसराइल ने लुबनान पे हमले शुरू कर दिए हैं और काफ़ी सारा इलाका उन्होंने कब्ज़ा भी कर लिया है और लुबनान के दारुल हुकूमत के ऊपर भी वो हमले कर रहे हैं। अगरचे अमेरिका का जो सदर है डोनाल्ड ट्रंप और उसके मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके और जो
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान काफ़ी तल्ख़ी भी हुई है इस मामले पे और डाँट-डपट भी हुई है और इसराइल को धमकियाँ भी लगाई गई हैं और उनसे कहा गया है कि तुम ये जो हमले हैं इसको बंद करो। लेकिन ताहाल जो है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमले बंद नहीं हुए हैं। अगरचे रात गई तक जो इन्फॉर्मेशन मीडिया के ज़रिए हम तक पहुँची है, उसमें ये तौर पे ये कहा गया है कि इसराइल और ईरान ने ये हमले अभी मज़ीद बंद करने का ऐलान किया है मगर अमलन ये अभी तक हुआ नहीं है। क्योंकि यहूदी या ईसाई जो है उसकी एक नेचर है कि वो धोखा देता है और वो ताकतवर जब हो तो वो फिर गलबा पाता है, वो ज़ुल्म करता है, वो किसी अदल, इंसाफ, किसी रूल या किसी अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन वगैरह को तस्लीम नहीं करता। जैसा कि इसराइल की तारीख़ है अगर आप उसे उठा के देख लें तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे समझ आ जाएँगी।